नमस्कार प्यारे साथियों। मैंने कुछ वीडियो बनाए थे आधुनिक काल जो है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का, उसके रिवीजन के लिए मैंने आधुनिक काल से हमने शुरुआत की थी और उसी के हमने तार सप्तक तक पढ़ लिया था। तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं, चारों तार सप्तक के, वो मेरा अंतिम वीडियो था। उसके बाद जैसे कि छायावादोत्तर काल में जो छायावादोत्तर काल के समानांतर कुछ धाराएं चली थी, ऐसे ही तार सप्तक के समानांतर भी एक नकेनवाद या प्रपद्यवाद के नाम से एक धारा चली थी जो 1956 में आई थी। इसको हम आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे। हालांकि वो वीडियो 60 से 70 लोगों ने, अधिकतर 70 तक लोगों ने देख रखा है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ बहनें हैं जिनका कमेंट्स आता रहता है, तो मैं कम से कम आधुनिक काल का तो रिवीजन करवाऊँगी ही। उसके बाद जो कुछ छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि या तो काव्य शास्त्र के हैं या फिर जैसे हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला टॉपिक है, वो मैं करवा दूँगी। क्योंकि अभी पूरे हिंदी साहित्य इतिहास का तो रिवीजन होना मुश्किल है साथियों, क्योंकि बीच में छुट्टी हो जाती है तो घर चली जाती हूँ, तो फिर सारा ये उठा के सामान ले जा नहीं सकती। और अभी बीच में शादी थी तो 8-10 दिन हो गए वीडियो आए हुए, क्योंकि 3-4 दिन की तो मैंने छुट्टी ले ली थी और फिर बीच में कभी अप डाउन किया था, तो उस कारण से वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन फिर भी हम आधुनिक काल का तो रिवीजन करेंगे ही, 2-3 वीडियो और बनेंगे इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नकेनवाद या प्रपद्यवाद 1956। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक की प्रतिस्पर्धा में नलिन विलोचन शर्मा द्वारा अपने दो साथियों केसरी कुमार व नरेश कुमार को मिलाकर, यानी उनकी प्रतिस्पर्धा में उनके बराबर प्रतियोगी के रूप में तार सप्तक के समानांतर ये धारा चलाई थी नलिनी विलोचन शर्मा ने, और साथ में उनके साथी थे केसरी कुमार व नरेश कुमार। तो इन्हीं के नाम से नाम बना है, नए से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी और नए से फिर नरेश कुमार। उन्हीं के तीनों के नामों के पहले जो अक्षर है उन्हीं को मिलाकर इसको वाद नाम दिया गया था। फिर प्रपद्य वाद दूसरा नाम है इसका। नरेश कुमार को मिलाकर 3 कवियों का एक समूह बनाया, जिनके नामों के प्रथम अक्षरों के आधार पर इसे नकेनवाद नाम दिया गया। नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद के नाम से पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद के नाम से पुकारा है। नकेनवाद का दावा था कि असली प्रयोगवाद नकेनवाद ही है, यानी इनका कहना था कि जो प्रयोगवाद है, असली जो नया प्रयोग है, वो नकेनवादियों ने, इन 3 कवियों ने ही किया है, इनका मानना था खुद का। अब आगे देखते हैं तार सप्तकों के कवि। प्रथम तार सप्तकों के अज्ञेय हैं, जिन्होंने तार सप्तकों का आयोजन भी किया था। तो अज्ञेय, जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी। इनका जन्म स्थान था देवरिया, सिमरिया, देवरिया, बिहार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार। तो आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, इन दोनों ही रचनाओं को सम्मान मिल चुका है, महत्वपूर्ण। तो ये रचनाएं तो अति महत्वपूर्ण है इनकी। इसके अलावा बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, ये भी कई बार पूछ ली जाती है इनकी रचना। इत्तेलम भी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की तो सारी ही रचनाएं आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। महावृक्ष के नीचे, रूपाम्बरा, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, सावन मेघ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 3-4 समाचार पत्रों का संपादन किया था। विशाल भारत कलकत्ता से निकलता था, सैनिक आगरा से, दिनमान दिल्ली से, नव भारत टाइम्स और थाट, ये इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी है। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, और आंगन की पार द्वार रचना के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। आंगन के पार द्वार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा हमारे पाठ्यक्रम में भी चलती थी, अब शायद नहीं है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है असाध्य वीणा को। तो 3 इसके भाग थे अलग अलग, अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। इनकी असाध्य वीणा जैन और बुद्धिज्म संप्रदाय के अशब्द संप्रदाय पर आधारित मानी जाती है। इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य अहम का विसर्जन है। अज्ञेय ने 1943 से 1946 तक भारतीय सेना में नौकरी की थी, जहाँ इन्होंने सेना के लिए बम बनाए थे, यानी सेना में अपनी नौकरी दी थी। वैसे साइंस के विद्यार्थी थे,
लेकिन बाद में इनका रुझान हिंदी की ओर हुआ था, आर्ट की ओर, और बाद में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी लिखी। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत एवं वेष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। आप ये बताएंगे कि कठिन पद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आपके लिए आज का ये प्रश्न है। कठिन गद्य का प्रेत तो अज्ञेय जी को कहा जाता है, वेष्टि चेतना का कवि और कठिन पद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये बताएंगे आप। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी रचनाओं में ओजमयी भाषा शैली का प्रयोग माना है। अज्ञेय ने प्रारंभ में कुट्टी चातन नाम से काव्य रचना की थी, यानी इनका उपनाम था कुट्टी चातन। अज्ञेय के काव्य में आत्मस्थापन यानी मैं का भाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात दूसरों को तुच्छ साबित करके स्वयं का गुणगान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये प्रवृत्ति खासतौर से प्रयोगवाद के सभी कवियों में पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने जो आम व्यक्ति था उसको तो इग्नोर किया था, अनदेखी की थी, और जो खुद की भोगी हुई अनुभूतियाँ थी, खुद के जो अनुभव थे, उन्हीं को उन्होंने प्राथमिकता दी थी लेखन में। इसलिए इनके काव्य में भी आत्मस्थान या मैं का भाव पाया जाता है। हमारे दूसरे तार सप्तकों के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म 1914 ईस्वी, जन्म स्थान टिमरनी, जिला होशंगाबाद, MP। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, इदम न अहम, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, काल जयी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बुनी हुई रस्सी पर तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सतपुड़ा के जंगल इनका जो काव्य है, कविता है, वो पहले पाठ्यक्रम में चलती थी, और गीत फरोश भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों, जिन रचनाओं को साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, मेसी शरण गुप्त पुरस्कार हो, या फिर कोई भी भाषा किसी भी प्रकार का कोई सम्मान मिल चुका होता है, तो वो रचना तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके द्वारा कल्पना और गांधी वाङ्मय नामक पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। इनके द्वारा, अभी जो हमने पढ़ा है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। गांधीवादी विचारधारा के प्रयोग के कारण इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रथम कविता मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में घोड़ा शीर्षक से लिखी थी। छोटी सी उम्र में इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। अगले हमारे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म 1917 ईस्वी, जन्म स्थान श्योपुर, ग्वालियर, UP। इनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं इनके। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बोरी बोरी खाक धूल 1980 में प्रकाशित हुए। दो इनके काव्य कविता संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चांद का मुंह टेढ़ा है और बोरी बोरी खाक धूल। इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, ये तो इनकी काव्य संग्रह हो गई। और ये कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, लकड़ी का रावण, पूंजीवादी समाज के प्रति अंतःकरण का आयतन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जिसमें ब्रह्म राक्षस तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी अंधेरे में रचना चांद का मुंह टेढ़ा नामक संकलन से ली गई है। इनकी ब्रह्म राक्षस रचना बोरी बोरी खाक धूल संग्रह से ली गई है। मुक्तिबोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि और फैंटेसी का कवि के नाम से भी जाना जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि और फैंटेसी का कवि के नाम से मुक्तिबोध को जाना जाता है। मुक्तिबोध की अंधेरे में रचना को शमशेर बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहकर पुकारा है। इनके अंधेरे में जो रचना थी वो मुक्तिबोध की, उसको शमशेर बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहकर पुकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में रचना को अस्मिता की खोज कहकर पुकारा। ये इनकी महत्वपूर्ण कविताओं को अन्य जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने नाम दिया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज कहा है, और इन्होंने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने। इनकी समस्त साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। सारा का सारा जो साहित्य वो 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है। मुक्तिबोध के द्वारा उज्जैन में मध्य भारतीय प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना की गई थी। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, मुक्तिबोध की रचनाओं में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। वैसे तो प्रयोगवादी कवि हो गए, लेकिन उन्होंने मध्य भारतीय प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना की थी, इसलिए इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही रचनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। अगली है, मुक्तिबोध ने नागपुर से नया खून नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। मुक्तिबोध की कवित्व शक्ति का विकास नहीं हो पाया था, ये केवल अज्ञेय की कृपया से तार सप्तक में शामिल किए गई थी।
अगले हैं धर्मवीर भारती। जन्म 1926 ईस्वी, जन्म स्थान इलाहाबाद यूपी। इनकी रचनाएं हैं अंधा युग, कनोपिडिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। इनकी कविताएं हैं सृष्टि का आखिरी आदमी, प्रमुथ गाथा, देशांतर। धर्मवीर भारती के द्वारा धर्मयुग, निकष और आलोचना नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनकी धर्मयुग पत्रिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अंधा युग, कनोपिडिया इनकी दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठंडा लोहा भी मुख्य रचना मानी जाती है इनकी। भारती के द्वारा परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था का गठन किया गया था। भारती ने गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा नाम से 2 प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं, जिन पर सूरज, इनमें से एक पर तो शायद फिल्म भी बन चुकी है। ये इनके 2 उपन्यास हैं महत्वपूर्ण। बाकी जो लेखक हैं, इनकी गद्य की जो रचनाएं हैं, जिन जिन विधाओं में उन्होंने लिखा, उनको हम गद्य का जो विकास पढ़ेंगे ना, अलग अलग विधाएं पढ़ेंगे, जैसे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, वो सारी की सारी जो अलग अलग विधाएं पढ़ेंगे, उनमें इनकी प्रमुख रचनाएं आएंगी। यहाँ हम सिर्फ काव्य रचनाओं को पढ़ रहे हैं। इनके सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास पर एक टीवी धारावाहिक बनाया गया था, जो 7 कड़ियों में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। धर्मवीर भारती की रचनाओं में अत्यधिक रूपाशक्ति एवं काम वासना पाई जाती है। इनकी कनोपिडिया रचना में राधा एवं कृष्ण के वासनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। भारती ने प्रसिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया था। इनकी देशांतर रचना में विदेशी कविताओं का संकलन किया गया है। इनकी प्रमुख गाथा एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित रचना है। इनकी प्रमुख उक्ति है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधमनी। सृजन यानी कुछ भी नया लिखने की थकान है तो भूल जा देवता, क्योंकि अभी धरती यानी जो नई कविता है, जो भी लेखन कार्य कर रहे हैं, वो अभी अध बनी पड़ी यानी पूरी नहीं पड़ी है। ये इनकी एक प्रमुख उक्ति है। अगला जो कवि है साथियों, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड होना मुश्किल हो जाता है साथियों, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। 10, 11, 12, 13 मिनट तक के 15 मिनट से अधिक का कोई वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बाकी आप इन वीडियो को तेज़ स्पीड में, वैसे तो मैं बोलती बहुत तेज़ हूँ, और आप थोड़ा थोड़ा इनका अगर रिवीजन करना चाहें तो कर लें, और बाकी अगर नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। अभी आप जो आपके पास पढ़ी हुई सामग्री है उसका ही रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।